गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी इसकी पहली क्लास में हमने 3 प्रोसेस देख लिया था, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और आइसोथर्मल और आइसोबेरिक। 4 प्रोसेस देखा था, ठीक है। अब अगली प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस। हमने आइसोथर्मल जब देखा, आइसोथर्मल प्रोसेस जब देखा था में क्या था, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स टी इज कांस्टेंट, ठीक है। आइसोबेरिक में क्या दिखा, डेल्टा पी इज इक्वल टू 0 और पी कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं आइसोकोरिक, तो इसमें होगा डेल्टा वी 0 और वी कांस्टेंट, ठीक है। ये थर्ड, इस तरह से यदि ये हम लाइन से ये तीनों प्रोसेस देखें तो ये थर्ड हो जाती है। सेम इसी टाइप से आइसोकोरिक, जिसमें कि हमको वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो अब क्या है, मैंने शायद आपको आइसोबेरिक प्रोसेस में पीवी डायग्राम बताना भूल गई थी। आइसोबेरिक प्रोसेस का पीवी डायग्राम कैसा होगा, कोई भी एक प्रेशर ले लो, कांस्टेंट प्रेशर है तो, और V चेंज हो रहा है, VF, तो ये कैसा डायग्राम आएगा, एक स्ट्रेट लाइन अलोंग द वॉल्यूम या एक्स एक्सिस, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन आएगी। अब हम आइसोकोरिक की बात करें तो क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब कोई भी एक वॉल्यूम ले लो, चेंज क्या होगा, प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है। तो पीवी डायग्राम में क्या चेंज हो रहा है, पी, इसलिए ये जो रहेगा वो इस तरह की लाइन रहेगी, मतलब वर्टिकल लाइन, ठीक है, या लाइन पैरेलल टू पी, पैरेलल टू पी साइड और वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये होगा आइसोकोरिक। अब हम इसका एनालिटिकल देखते हैं कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या आता है एनालिसिस करके, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखेंगे, ये देखो डेल्टा वी 0, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम एक्सपांड नहीं हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम एक्सपांड नहीं हो रहा है। इसका मतलब वर्क डन क्या होता था, पी डी वी, वॉल्यूम चेंज नहीं है, 0 है, इसका मतलब सिस्टम के द्वारा कोई वर्क नहीं हो रहा है, सिस्टम कोई वर्क नहीं कर रहा। तो हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ही यूज करना है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा U, मतलब जो सारी एनर्जी है, सारी हीट एनर्जी है, वो क्या काम करेगी, वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने का काम करेगी, सिस्टम के द्वारा कोई वर्क नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम एक्सपांड नहीं हो रहा है, मतलब सिस्टम कोई वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सारी एनर्जी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में काम आएंगी। तो अब ये इंटरनल एनर्जी क्या होती है, N CV। CV क्यों लिया, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, CV, और ये DT। अब हमने यहाँ क्या बोला, V कांस्टेंट है और चेंज क्या होगा यहाँ पे, P और T, तो हम T को क्या ले सकते हैं, N CV TF माइनस TI, ये हो गया, ये होगा हीट। तो हीट किसके काम आ रही है, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के और साथ में टेम्परेचर को चेंज करने के काम में आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस। तो हम क्या बोल सकते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस में इंटरनली जो वर्क है थ्रू द सिस्टम, सिस्टम जो वर्क करता है वो वर्क नहीं होता है। हम ये और ये बोल सकते हैं कि वॉल्यूम एक्सपांड नहीं होता,
ठीक है, इसे चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, ज़ीरो होता है, इसलिए वॉल्यूम एक्सपांड नहीं होता है, दैट मीन्स डज नॉट डू वर्क बाय सिस्टम, सिस्टम कोई वर्क नहीं करता है, इसलिए W इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू हम ये लेके चले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो ये होगा W, और W इज इक्वल टू ज़ीरो है, इसलिए ये सिर्फ क्या रह जाएगा, डेल्टा U। तो सारी जो हीट है वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में ही काम आएगी। ठीक है, अब इसके बाद है एडियाबेटिक प्रोसेस, ये हो गई आइसोकोरिक, ये थोड़ा सब आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, ये थोड़ी सी मिलती जुलती है। ठीक है, ये थोड़ा सा हम कंपैरेटिवली इसको स्टडी भी कर सकते हैं, लेकिन अब एडियाबेटिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, उसमें हम क्या देखेंगे कि जो Q है, अब एक देखो इसमें चार चीजें आ रही थी हमारी, तो इसमें अभी Q रह गया है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे एडियाबेटिक में कि Q इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब जो हीट है वो कम ज़्यादा नहीं हो रही है, ठीक है, वो नहीं बढ़ रही है, तो इसलिए डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो हीट एनर्जी ज़ीरो लेके चलेंगे। एडियाबेटिक प्रोसेस अगली, अब हम इसमें क्या बोल रहे हैं, ये प्रोसेस ऐसी है कि देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, मतलब Q इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पर हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, तब इसका जो PV डायग्राम है वो ऐसा ही होगा, हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम चेंज तो हो रहा है। ठीक है, वही PI, PF, VI, VF, ये A और ये B, इतना आपको लेके ही चलना है। ठीक है, ये हो रहा है। अब देखो यदि हम ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से देखें तो Q इज इक्वल टू होता है डेल्टा U प्लस Q, ज़ीरो पुट कर दिया तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वर्क डन, या हम ये कह सकते हैं W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U। मतलब यदि सिस्टम वर्क करता है, सिस्टम को हीट नहीं मिल रही है, फिर भी सिस्टम वर्क कर रहा है, इसका मतलब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी का लॉस होगा। इससे क्या समझ में आ रहा है, हम सिस्टम को, ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, इसको हम हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे, फिर भी ये वर्क कर रहा है। ठीक है, फिर भी ये वर्क कर रहा है, तो इसकी जो अपनी इंटरनल एनर्जी थी वो तो लॉस हो रही है ना। तो यही मीनिंग हो गया कि जब सिस्टम खुद वर्क करेगा और उसको बाहर से कोई हीट नहीं मिलेगी, इसका मतलब उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है एडियाबेटिक प्रोसेस की। ठीक है, अब इसका हम एनालिटिकल ट्रीटमेंट देखते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं, क्या देखेंगे हम, PV कांस्टेंट होता है, हमने पहले ही बोला था सारी प्रोसेस के लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन लेके चलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक हम क्वांटिटी गामा इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, और ये होता है गामा इज इक्वल टू CP अपॉन CV। तो सिर्फ PV कांस्टेंट नहीं होगा, PV रेज़ टू पावर गामा ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब ये कांस्टेंट होगा, तो ये कांस्टेंट हम ले लेते हैं, इस कांस्टेंट को हम कंसीडर कर लेते हैं C। ठीक है,
यहाँ हम ये कंसीडर कर लेते हैं C। अब यहाँ जो ये गैमा है PV इज PV रेस टू पावर गैमा इज कांस्टेंट। ये गैमा यहाँ पर हमारा एक कांस्टेंट है जिसकी की वैल्यू होती है CP/CV। तो इस हम गैमा को बोलेंगे एडियाबैटिक रेशियो, ये बोल सकते हैं इसे एडियाबैटिक रेशियो। ठीक है, अब ये हम इसके पहले निकाल चुके हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। मोनो एटॉमिक गैस के लिए 5/3, डायटोमिक के लिए 7/3 और कुछ 9/3 पॉली एटॉमिक, इस टाइप की कुछ हम गैमा की वैल्यू निकाल चुके हैं। जब हम बेयर्स इक्वेशन वगैरह फाइंड किया था तो Cp की वैल्यू निकाले, Cv की वैल्यू निकाले और गैमा की वैल्यू निकाल चुके हैं। तो ये कोई नया नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या हो रहा है। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में ये वाली कंडीशन आ रही है, डेल्टा U इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम ये पुट करते हैं वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन क्या होता है? P dV इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये क्या होता है? BI VF VI VF ये इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हमें हमने क्या बोला था? इसके पहले हमने क्या लेके चले? PV रेस टू पावर गैमा इज इक्वल टू C। तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? C/V रेस टू पावर गैमा। C कांस्टेंट लिया है हमने, तो P की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ VI टू VF C बाहर लेते कांस्टेंट ही है, 1/V गैमा इंटू DV। DV कहाँ चला गया? DV, ये DV है। यहाँ पर हमने ये वैल्यू पुट किया तो हमें ये चीज मिली। ठीक है, आपको इतना समझ में आया? ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखो यहाँ पे सिंगल V नहीं है, V पर गैमा है, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं C VI VF तो V रेस टू पावर माइनस गैमा DV। अब इसका इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा, तो C V माइनस गैमा प्लस 1 अपॉन माइनस गैमा प्लस 1 इंटीग्रेशन। ठीक है, VI VF। अब वैल्यू पुट करते हैं तो पहले इसको हम क्या लिखते हैं? C। अब ये कांस्टेंट हो गया तो इसको बाहर निकाले 1 माइनस गैमा। अब यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/V 1 गैमा माइनस 1। ये गैमा माइनस था वो प्लस हो गया, 1 प्लस था वो माइनस हो गया, नीचे लेकर आए तो। ठीक है, अब C/1 माइनस गैमा 1/VF गैमा माइनस 1 माइनस 1/VI गैमा माइनस 1। यहां तक समझ में आया? ठीक है, बस इसके बाद सॉल्व ही करना है। ये क्या चल रहा है हमारा? वर्क डन हम निकाल रहे हैं, वर्क डन। ठीक है, कि वर्क कितना हो रहा है, तो ये हमने निकाला। अब जब हम
हम ये बोल रहे हैं कि पी वी गैमा इज कांस्टेंट, तो हम इनिशियल फाइनल स्टेट के लिए लिख सकते हैं पी आई वी आई गैमा इज इक्वल टू पी एफ वी एफ गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो अब यहां देखो, अब मैं कांस्टेंट के लिए ये लिख रही हूं। ठीक है, तो मतलब कांस्टेंट इज इक्वल टू मैं ये लिख सकती हूँ पी आई वी आई गैमा पी एफ वी एफ गैमा। मतलब मैं कांस्टेंट की जगह पी आई वी आई भी लिख सकती हूँ और पी एफ वी एफ भी लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर पी एफ वी एफ लिखती हूँ और यहाँ पे पी आई वी आई। ठीक है, क्योंकि सी दोनों साइड अंदर जाएगा, यहाँ पर सी और यहाँ पर सी। तो मैं सी की जगह कहीं पे भी पी एफ वी एफ लिख सकती हूँ और पी आई वी आई। अब ये वी एफ नीचे, इसलिए मैं यहाँ पी एफ वी एफ लिखूंगी और यहाँ पे पी आई वी आई, क्योंकि दोनों ही वैल्यू सी की है। ठीक है, तो अब यहाँ पर W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1 माइनस गैमा, ये हो जाएगा पी एफ वी एफ गैमा अपॉन वी एफ गैमा -1 माइनस यहाँ लिखूंगी मैं पी आई वी आई गैमा अपॉन वी आई गैमा -1। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस गैमा, यहाँ से देखो वी एफ ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगा, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बच जाएगा वी एफ। तो यहाँ बच गया पी एफ वी एफ माइनस, ऐसे ही यहाँ पर ये ऊपर जाएगा तो गैमा माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस 0 हो जाएगा और ये -+1 हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा पी आई वी आई। देखो इतना सब सॉल्व करने के बाद हमारे पास इजी टर्म आ गई। ठीक है, अब ये पी एफ वी एफ इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकती हूँ 1/1 माइनस गैमा, यहाँ पे एनआरटी टी एफ माइनस यहाँ क्या लिख सकती हूँ एनआरटी आई लिख सकते ना। अब मैंने एन आर कॉमन निकाला 1 माइनस गैमा और ब्रैकेट में यहाँ लिख सकती हूँ मैं टी एफ माइनस टी आई। हो गया, हमारा इजी इक्वेशन आ गया W इज इक्वल टू एन आर अपॉन 1 माइनस गैमा टी एफ माइनस टी आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन जो भी हो रहा है उससे टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा है लेकिन हीट नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो वर्क होगा तो टेम्परेचर कम ज्यादा होगा। इसका एक मीनिंग है, देखो यहाँ पर समझाया है, ये पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझ में आ गया है, तो मैं ये पूरा मिटा करके सिर्फ ये एक्सप्रेशन लिखना चाहूंगी क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना है अभी अपने आप को। क्या एक्सप्रेशन लिखना है, W इज इक्वल टू एन आर 1 माइनस गैमा टी एफ माइनस टी आई। अभी देखो वर्क डन इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये यदि ग्रेटर देन 0 रहा तो क्या होगा,
वर्क डन ये पॉजिटिव, मतलब गैस सिस्टम वर्क कर रही है, गैस वर्क कर रही है तो गैस एक्सपांड हो रही है। ठीक है, अब गैस एक्सपांड होगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टी आई और टी एफ इज लेस देन टी आई, क्योंकि गैस एक्सपांड हो रही है तो टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, टेम्परेचर कम होगा, इसका मतलब जो गैस है वो कूल होगी। और यही यदि मैं वर्क डन नेगेटिव ले रही हूं, नेगेटिव होगा मतलब सिस्टम पर कोई वर्क करेगा तो गैस कंप्रेस होगी। इसका मतलब टी एफ इज ग्रेटर देन टी आई। ठीक है, इस यहाँ पर गैस एक्सपांड होगी और यहाँ गैस कंप्रेस होगी। आई बात समझ में? तो ये रिजल्ट है, ये कंक्लूजन है कि ये यदि ग्रेटर रहा तो टीएफ लेस होगा, मतलब यहाँ पर गैस कूल हो रही है या सिस्टम वर्क कर रहा है। और ये नेगेटिव हुआ तो फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इसका मतलब गैस कंप्रेस हो रही है, इसका मतलब आउटर सिस्टम या पिस्टन उस पर वर्क कर रहा है, तो इसीलिए जो गैस है वो कंप्रेस होगी। ठीक है, ये रिजल्ट है एडियाबेटिक प्रोसेस। अब इसके बाद ये कंक्लूजन था, ये जो 4 लाइन है ये कंक्लूजन है। कंक्लूजन में आपको ये लिखना है कि एडियाबेटिक प्रोसेस आई तो। अब इसके बाद है साइक्लिक प्रोसेस। अच्छा, एडियाबेटिक प्रोसेस का मैंने आपको पीवी डायग्राम पहले बताया था। ठीक है, अब है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक से समझ में आता है कुछ साइकिल कंप्लीट होता होगा कुछ, है ना। तो इसका जब पीवी डायग्राम बनाएंगे तो प्रोसेस एक होती है ये एक साइड में, और ये प्रोसेस यदि इस तरह से रिवर्स होकर कुछ साइकिल फॉर्म करे तो इसको हम बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। ये ए और ये बी, ए टू बी इस पाथ से गई, बी टू ए इस पाथ से गई। अच्छा, एडियाबेटिक प्रोसेस का मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको नहीं बताया, इसमें कुछ एग्जाम्पल है। जो भी सडन चेंज होते हैं ना, जिसमें कि इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर का चेंज आता है, जैसे कि हमने टायर पंचर किया, तुरंत टायर पंचर होता है, या बलून टायर बस्ट होता है, या बलून में हम बलून से तुरंत एयर बाहर निकालते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है इसमें हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, लेकिन वर्क हो रहा है, कभी सिस्टम पर कभी सिस्टम खुद वर्क कर रहा है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये होती है एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, ये एग्जाम्पल देना रह गया था, हर प्रोसेस का एग्जाम्पल देना है और वो एग्जाम्पल से आपको समझना है कि हाँ इस टाइप की प्रोसेस ये प्रोसेस होगी करके। अब है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का पीवी डायग्राम बताया मैंने कि ये प्रोसेस है ए और बी, तो ये वाली पोजीशन वो वी आई आ जाएगी और ये वी एफ और ये पी आई और ये पी एफ। तो पहले ये पाथ है ए टू बी, फिर बी टू ए, ये पाथ है कि एक तरह से साइकिल कंप्लीट हो रहा है। सेम पाथ नहीं है, सेम पाथ होता तो रिवर्सिबल होता था, यहाँ पे पाथ दिखने में सेम है, पोजीशन भी वापस हम वही वाली ले रहे हैं, लेकिन सेम पाथ से नहीं जा रहा है, पाथ अलग है, और यहाँ एनर्जी का लॉस भी नहीं हम बता रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये साइक्लिक प्रोसेस होगी, बस इसका पीवी डायग्राम ही बताया है। और यहाँ पर क्या होगा कि सिर्फ हीट पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट होगी
और जब हम पूरा वर्क करेंगे तो पूरा हीट में कन्वर्ट होगा। मतलब यहाँ पर इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो ज़ीरो रहेगा। इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। जब भी हम वर्क करेंगे या सिस्टम वर्क करता है तो पूरा हीट में कन्वर्ट होगा, और जब हम हीट देंगे तो वो पूरा सिस्टम पर पूरा वर्क करने में यूज़ होगी वो हीट। तो इस तरह से इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये होगी साइक्लिक प्रोसेस। तो इसका बस इतना ही आपको लिखना है, बाकी कुछ इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वगैरह नहीं है। सेकेंड है, नेक्स्ट है फ्री एक्सपांशन। ठीक है, ये बस लास्ट प्रोसेस है, और इसके बाद का जो कुछ पोर्शन है वो डिलीट है। ठीक है, उसमें हीट इंजन था, रेफ्रिजरेटर था, ये सारे की प्रोसेस और वो सब समझना था, लेकिन अभी टाइम कम पड़ेगा, इसलिए जो कुछ डिलीट किया है तो इस चैप्टर से इसके आगे का सब कुछ डिलीट कर दिया। तो जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था वो भी डिलीट हो गया है ना। तो अब हम यहीं तक करते हैं। अब इसमें ये बताया है फ्री एक्सपांशन, जैसे एडियाबेटिक में बताया, एक कंडीशन हमने लिया था कि जब गैस एक्सपांड होती है या कूल होती है तो वो कैसा रहता है, फ्री एक्सपांशन रहता है। जैसे मैंने बोला टायर बस्ट हो रहा है, पूरी हवा एकदम फ्रीली निकल रही है। हमने बलून पहले ब्लो किया था और उसके बाद उसको हमने ऐसे कुछ छेद कर दिया तो एकदम से वो सारी हवा निकल जाती है, तो ये होता है फ्री एक्सपांशन। ठीक है, बस इतना ही आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना है कि यहाँ हीट एक्सचेंज भी नहीं होती है, यहाँ पे वर्क डन भी नहीं होता है, और ना इंटरनल हीट में चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर इस समय फ्री एक्सपांशन के समय Q इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू 0, देयरफॉर डेल्टा U इज इक्वल टू ऑल्सो 0। न हीट हम दे रहे हैं, न हीट में चेंज आ रहा है, वर्क डन नहीं हो रहा है। अब जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से देखें तो ये दोनों 0 है, तो डेल्टा U नेचुरली 0 ही होगा। ठीक है, तो ना इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है, जो कुछ होता है वो अचानक होता है, तुरंत होता है। तो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस भी बोल सकते हैं इसको। तो ये होती है फ्री एक्सपांशन। तो इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है यहाँ खत्म हो रहा है। अब इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद आपको था हीट इंजन था। ठीक है, हीट इंजन है, फिर उससे उसको प्रोसेस उसकी समझना था किस तरह से वर्क करता है। रेफ्रिजरेटर है और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। तो इतनी चीज़ें डिलीट हुई है। तो आपको इस समय अभी जो स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसके हिसाब से आपको ये चीज़ें नहीं पढ़नी। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को यहीं क्लोज करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें, जिसमें जितना ज़रूरी है लिखना उतना मैंने समझा दिया है। अब ये जो पूरे चैप्टर है इसके पूरे नोट्स का मैं एक PDF भेज दूँगी, ये सारा वीडियो भेजने के बाद में। ठीक है, तो आप नोट्स इसके अच्छे से बना लीजिए। फिर क्वेश्चन क्या फॉर्म हो सकते हैं आपकी तरफ से, आप पूरे चैप्टर के क्वेश्चन फॉर्म कीजिए कि ये जो पार्ट है वो किस तरह से पूछ सकता है। ठीक है ना, तो जैसे कि कोई प्रोसेस, एक प्रोसेस ले रहे हो तो उसका एग्जाम्पल पूछ सकता है कि एग्जाम्पल में कौन सी प्रोसेस यूज़ हो रही है ना। इस तरह के आप अपने मन से क्वेश्चन बनाओ। अभी आपके पास बहुत टाइम है, अच्छे से सोचो, क्वेश्चन भी फॉर्म करो, नोट्स भी बनाओ। अब इसके बाद हम अगले जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे, वीडियो या लाइव क्लास जो भी हम लेंगे उसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है।